श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है जन्म पत्रिका के आधार पर क्रोधित ग्रहों को या कुपित ग्रहों को कैसे पहचानें, जिनके कारण जातक को अपने जीवन में मानसिक, आर्थिक या शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी भारतीय हिंदू दर्शन में, वैदिक दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। सभी प्राणी अपने पूर्व जन्मकृत पापों को या पुण्यों को, जो भी उनके किए गए कर्म होते हैं, उनका भोग करने के लिए उसे पुनर्जन्म लेना होता है। और जब तक व्यक्ति का प्रत्येक कर्म, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, शुभ हो या अशुभ हो, उसका फल उसे प्राप्त नहीं हो जाता है, वह उसका फल नहीं भोग लेता है, तब तक यह पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहती है। अच्छे कर्मों के आधार पर जातक को सुख, सौभाग्य, आरोग्य, पुत्र, कलत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अशुभ कर्मों के, पाप कर्मों के आधार पर उसे दुर्भाग्य, दुख, रोग, अपमान और बंधन आदि प्राप्त होते हैं। जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति के आधार पर एक ज्योतिषी जान सकता है कि पूर्व जन्म में किस प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म प्राणी के द्वारा किए गए हैं, जिनके आधार पर उनकी दशा अंतर्दशाओं में जातक को अशुभ कर्मों का भोग करना पड़ता है या शुभ कर्मों का उसे फल प्राप्त होता है। तो जैसी ग्रहों की स्थिति होगी, तो जो अपनी अनुकूल स्थिति में होंगे शुभ कर्मकारी ग्रह, तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। यदि प्रतिकूल स्थितियां होंगी तो अशुभ कर्म का फल मिलने के योग अधिक होंगे। इस प्रकार से मिश्रित फल मिलते हैं, कभी अशुभ कभी शुभ, तो वह कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के बारे में आज हम विचार करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बताया गया है कि हर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होने के बाद उसके कर्मों का फल शून्य हो जाता है और वह मुक्ति मार्ग प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब तक कर्म पूरी तरह अशेष नहीं हो जाते, समाप्त नहीं हो जाते, उनका फल समाप्त नहीं हो जाता, तो जातक को आत्म साक्षात्कार या मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए अशुभ ग्रह जो हमारे होते हैं, उनका हमें क्या उपचार कर सकते हैं, जिनके आधार पर हमें अशुभता कम प्राप्त हो, उनकी शांति हो। तो पहले यह पहचानना जरूरी होता है कि जातक की कुंडली में कौन से ग्रह ऐसे हैं जो कुपित हैं, जो क्रोधित हैं, जिनके कारण जातक को अशुभ प्रभाव या पाप प्रभाव, दुख और रोग आदि देखने पड़ते हैं। तो उसके बारे में विचार करते हैं। तो सामान्य रूप से जो कुपित ग्रह बताए गए हैं, तो उन्हें हम 4 राशियों से देखते हैं: जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से, अरुध लग्न से और छत्र राशि से। छत्र राशि आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है, आगे इस पर विचार करेंगे। तो इन 4 राशियों से हम देखते हैं कि यदि कोई ग्रह शुभ ग्रह होकर, नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह होते हैं, बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, यदि ये त्रिक भाव में बैठते हैं, 6, 8वें, 12वें भाव में, तो ये कुपित माने जाएंगे जन्म लग्न से। और यदि केंद्र और त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे हैं, क्रूर ग्रह बैठे हैं, जिनमें सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु आते हैं, तो वह कुपित ग्रहों की गणना में आएंगी। ऐसा ही विचार हम चंद्रमा से भी करेंगे। चंद्रमा से भी त्रिक भाव में जो शुभ ग्रह बैठे होंगे वो कुपित होंगे, और केंद्र और त्रिकोण में जो पाप ग्रह बैठे होंगे, नैसर्गिक रूप से जो होते हैं, वह कुपित होंगे। इसी प्रकार का संबंध हम अर्ध लग्न से देखते हैं, और इसी प्रकार का संबंध हम छत्र राशि से देखते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा अंतर आता है कि चारों के ग्रह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 1 या 2 ग्रह ऐसा अवश्य होता है जो अधिकांश में प्रयोग में
पाया जाता है। तो जन्म लगन से जो ग्रह कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं, वो जन सामान्य के प्रति हमारे पीछे के जन्मों में किए गए कार्यों का परिणाम होते हैं। उन लोगों के आक्रोश, उनकी घृणा, उनकी बददुआ का प्रभाव हमें इस जन्म में बर्दाश्त करना होता है, सहना होता है। तो जो अर्ध लगन से प्राप्त होते हैं हमें कुपित ग्रह, उनमें किसी ब्राह्मण का, किसी धार्मिक पुरुष का कोप, उसके प्रति किए गए हमारी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार के कर्मों के आधार पर हमें अशुभ फलों का यहाँ पर भोग करना होता है। जो हमारी चंद्र राशि है, उसके द्वारा यदि कोई पाप प्रभाव होता है, उसके द्वारा जो ग्रह कुपित होते हैं, तो उनमें किसी शत्रु के साथ किए गए ऐसे कार्यों का परिणाम हमें देखना पड़ता है। और जो चौथी राशि बताई गई है छत्र राशि, जिसका आगे बताएंगे कि उसका निर्णय कैसे करते हैं, उसके आधार पर जो ग्रह आते हैं वह सबसे भयंकर माने गए हैं, क्योंकि वह भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारे कुछ पाप कर्म पूर्व जन्मों के होते हैं, जिनके कारण हमें ईश्वर का कोप बर्दाश्त करना होता है। इस जन्म में उसका फल हमें भोगना होता है। तो इस प्रकार से हम इनका विचार करते हैं। तो अब पहले देखते हैं कि छत्र राशि क्या होती है। तो अर्ध लगन पहले बताया जा चुका है, थोड़ा सा आगे ही बता देंगे कि अर्ध लगन क्या होता है। तो अर्ध लगन से हम जन्म लगन की राशि तक गणना करते हैं। जितने भाव आगे अर्ध लगन से जन्म लगन होती है, तो एक वीथी राशि होती है जिसको आगे बताएंगे। तो वीथी राशि से उतने ही भाव दूर जाने पर हमें छत्र राशि प्राप्त होती है। जैसे मान लेते हैं किसी जातक की अर्ध लगन मकर है और जन्म लगन मेष है, तो अर्ध लगन से जन्म लगन चौथे भाव में पड़ी और उसकी मान लेते हैं कि वीथी राशि मिथुन आती है, तो मिथुन से चौथा घर पड़ेगा कन्या का, तो छत्र राशि कन्या राशि हो जाएगी। वीथी राशि का निर्णय इस प्रकार करते हैं कि सूर्य जातक का जिस राशि में होता है उसके आधार पर यह वीथी राशि तय होती है। सूर्य यदि वृष में हो, मिथुन में हो, कर्क में हो या सिंह में हो, तो वीथी राशि मेष होती है। सूर्य वृश्चिक में, धनु, मकर या कुंभ में हो तो वीथी राशि मिथुन होती है। और यदि मीन में, मेष में, कन्या में या तुला राशि में होगा सूर्य, तो वीथी राशि वृष होती है। तो इससे हम गणना करते हैं और छत्र राशि ज्ञात कर लेते हैं। अर्ध लगन आप जानते हैं, पहले भी आपको बताया जा चुका है कि लगन से लग्नेश जितने भाव आगे बैठता है, लग्नेश से उतने ही भाव आगे जो राशि पड़ती है उसमें अर्ध लगन का निर्माण होता है। लेकिन यदि लग्नेश केंद्र में होता है तब यहाँ थोड़ा अपवाद होता है। यदि वह लग्न में होगा या सप्तम भाव में होगा तो अर्ध लगन दसम भाव में बनती है। यदि वह चतुर्थ में या दसम भाव में होगा तो अर्ध लगन चतुर्थ भाव में बनती है। इसके बारे में पहले विचार किया जा चुका है। अब आगे विचार करते हैं कि जो पाप ग्रह पड़ते हैं केंद्र में या त्रिकोण में और शुभ ग्रह पड़ते हैं छठे, आठवें, 12वें भाव में, तो उनके आधार पर किस प्रकार से हमें प्रभाव ज्ञात होता है कि पिछले पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनमें किस ग्रह का क्या प्रभाव रहा है, कैसे उसका प्रभाव हुआ है। तो यदि पाप ग्रह केंद्र त्रिकोण में या शुभ ग्रह त्रिक भाव में आते हैं तो यह जानबूझकर पाप किया जा सकता है या शुभ कर्म किया गया हो या अज्ञानतावश किया गया हो, अनजाने में किया गया हो। तो यह भी हमें सामान्य रूप से ज्ञात होता है द्वितीय भाव, पंचम भाव और दसम भाव से, क्योंकि कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को वाणी के द्वारा कष्ट दे सकते हैं, हम किसी को मन में उसके प्रति घृणा का भाव रखकर उसको कष्ट दे सकते हैं,
हम किसी के साथ शारीरिक कष्ट उसे देकर कर्मों के द्वारा उसे पीड़ित कर सकते हैं। तो इसमें यदि लग्न से ऐसा योग बनता है तो पीछे बताया कि उसमें सामान्य जन का कोप होता है, आम जनता, आम व्यक्ति का कोप होता है, उसकी घृणा होती है, उसकी बद्दुआ होती है। चंद्रमा से शत्रु का कोप माना गया है, विरोधियों का कोप माना गया है। अर्ध लग्न से ब्राह्मण का कोप, जिसमें संत, साधु, धार्मिक पुरुष होते हैं। और देवताओं का कोप छत्र राशि से माना गया है, उसमें माता, पिता, गुरु, वृद्धजन, इनके प्रति किए गई शुभ या अशुभ कर्मों का भोग इस जन्म में जातक को प्राप्त होता है। अब 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मानसिक, वाचिक और कार्मिक। तो इनकी पहचान के लिए बड़ा सरल सूत्र है, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं कि यदि हम देखते हैं तो द्वितीय भाव हमारा वाणी का होता है, पंचम भाव हमारा मानसिक स्थिति का, बुद्धि का होता है, और दसम भाव हमारा कर्मों का होता है, कर्म करने का। तो यदि द्वितीय भाव, पंचम भाव और दसम भाव में कोई भी निर्बल पापी ग्रह या क्रूर ग्रह या अशुभ स्थिति का ग्रह आता है तो वह उसका संकेत देता है कि कर्म किस प्रकार के किए गए होंगे। तो यदि द्वितीय भाव है तो वहाँ वाणीकृत कर्म होंगे, पंचम भाव से मानसिक कर्म होंगे और दसम भाव से कर्मगत कर्म या कार्मिक होंगे। तो यदि द्वितीय भाव और पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हों और 10वें भाव में शुभ ग्रह हो तो कर्म जो किए गए हैं वह अनचाहे किए गए हैं, अनजाने में किए गए हैं, ऐसा परिस्थितिवश किए गए हैं, चाहकर नहीं किए गई, जानबूझकर वो कर्म नहीं किए गए। क्योंकि कर्म हमारे शुभ थे, केवल मानसिक और वाचिक स्थिति यहाँ पर प्रतिकूल हो सकती है। इसी प्रकार पंचम भाव में यदि पापी ग्रह हो और द्वितीय और दसम भाव में शुभ ग्रह हों तो ऐसे कर्म जो हैं अज्ञानतावश हुए हैं, लापरवाही के कारण हुए हैं। तो इसके कारण क्योंकि पंचम भाव प्रभावित है तो वहाँ पर बाधा होगी, विद्या संबंधी, बुद्धि संबंधी, पुत्र संबंधी। और यदि दसम भाव में पाप ग्रह आता है और द्वितीय और पंचम ठीक रहते हैं तो फिर हमें कर्म मिलने में बाधा होती है, हमारे कर्म विपरीत स्थिति में जाते हैं और उनका प्रतिफल हमें भोगना होता है। इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव में पापी ग्रह हो, पंचम और दसम में शुभ हो तो ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में वाणी के द्वारा किसी को पीड़ा दी हो सकती है और इसके कारण उसे वाणी में दोष या धन संबंधी बाधा होती है। वह कर्म अच्छे करेगा लेकिन उसके कर्मों का उसे पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाएगा, फिर भी उसे आंशिक रूप से ही संतुष्टि मिल पाती है। इसमें भी यदि जो पाप ग्रह बैठेंगे द्वितीय, पंचम और दसम में और शुभ ग्रह, तो यदि इसमें पाप ग्रह नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो और शुभ ग्रह उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो या मित्र राशि में हो तो प्रभाव कहीं अधिक देखा जाता है जातक के ऊपर। धन संबंधी, पुत्र संबंधी, विद्या संबंधी, वाणी संबंधी जो भी प्रभाव है वह अधिक पड़ेगा। यदि इसके विपरीत स्थिति है कि पाप ग्रह उच्च हों, स्वराशि में हों या मित्र राशि में हों और जो शुभ ग्रह हैं वो नीच राशि में हों, शत्रु राशि में हों, तो इस प्रकार से प्रभाव तो कर्मों के फल का मिलेगा लेकिन वह प्रभाव कुछ हल्का हो सकता है, कम हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसका विचार कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कुपित होता है, क्रोधित होता है, जिसकी हम शांति कर सकते हैं पूजा के द्वारा, रत्न के द्वारा, दान के द्वारा, हवन आदि के द्वारा, यज्ञ कर्म के द्वारा या अन्य अनेक साधन होते हैं किसी ग्रह की शांति करने के लिए, तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं। आगे एक जन्म पत्रिका पर उदाहरण के साथ इसको देखते हैं कि यह किस प्रकार से हम तय कर सकते हैं कि वीथी राशि कौन सी है, छत्र राशि कौन सी है, अर्ध लग्न कौन सी है और उसमें कैसे कैसे हम ग्रहों का चयन करते हैं। तो आगे एक उदाहरण के आधार पर हम देखते हैं कि उसका किस प्रकार से प्रभाव होता है और किस प्रकार से हम उसका निर्णय
कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म लगन पर विचार करते हैं तो उनकी कर्क लगन है, लगन का स्वामी सप्तम भाव में है, तो इसका अर्ध बनाने के लिए हम विचार करेंगे। क्योंकि केंद्र में है तो अपवाद स्वरूप चलेंगे, और जब लगन या सप्तम में लगनेत होता है तो दसम भाव में जो राशि होती है वह अर्ध लगन बनती है। तो इनकी अर्ध लगन बन गई मेष राशि। अब हम देखते हैं वीथी राशि। तो वीथी राशि के लिए हम निर्णय करेंगे सूर्य के आधार पर। इनका सूर्य है वृश्चिक राशि में, तो वीथी राशि बनेगी मिथुन। अब हमें निर्णय करना है छत्र राशि का। तो क्योंकि इनकी अर्ध लगन से जन्म लगन चौथे भाव में पड़ती है, अर्ध लगन मेष है और जन्म लगन कर्क है, तो मेष से कर्क चौथी राशि पड़ती है। तो क्योंकि वीथी राशि मिथुन है, तो जब हम उससे आगे बढ़ेंगे तो चौथा भाव पड़ेगा कन्या का। तो इनकी जो छत्र राशि है वह कन्या राशि हो गई। तो पहले हम विचार करते हैं जन्म लगन से कुपित ग्रह कौन कौन से होंगे। तो जन्म लगन से केंद्र में एक पाप ग्रह बैठा है शनि, और त्रिकोण में सूर्य। तो शनि और सूर्य दो क्रूर ग्रह या पाप ग्रह होकर केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, ये कुपित ग्रह हो गए। और 6, 8, 12 में शुभ ग्रहों में शुक्र बैठे हैं। इस प्रकार जन्म लगन के आधार पर इनके शुक्र, सूर्य और शनि ये कुपित ग्रह हो गई। अब हम देखते हैं चंद्र लगन से। तो चंद्र लगन इनकी मकर है, तो केंद्र में वहीं शनि आएंगे और 6, 8, 12 भाव में फिर शुक्र आ जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा से 12वें शुक्र है, 6ठे 8वें में मंगल केतु हैं, वो पाप ग्रह हैं, इसलिए वो कुपित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से चंद्र लगन के आधार पर शुक्र और शनि इनके कुपित ग्रह हुए, जो लगन के आधार पर भी बन रहे हैं। आगे विचार करते हैं अर्ध लगन से। अर्ध लगन इनकी मेष राशि है, तो केंद्र में शनि फिर से आ जाते हैं, और शनि फिर इनके कुपित ग्रह होंगे अर्ध लगन से भी। और इनमें जो हम देखते हैं केंद्र और त्रिकोण में मंगल भी आते हैं, त्रिकोण में राहु भी आते हैं, तो यह दोनों भी मंगल और राहु भी कुपित ग्रह में आ गए। और बुध इनका अष्टम भाव में आता है, तो वह भी कुपित ग्रह में हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर अर्ध लगन के आधार पर बुध, शनि, मंगल और राहु 4 कुपित ग्रह हो गए। अब देखते हैं छत्र राशि से। छत्र राशि इनकी कन्या है, तो कन्या से केंद्र में राहु और केतु आते हैं, जो पाप ग्रहों की गणना में आते हैं। त्रिकोण में कोई पाप ग्रह नहीं है, 6, 8, 12 भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं है, इसलिए छत्र लगन के आधार पर इनके राहु और केतु ही या छत्र राशि के आधार पर कुपित ग्रह कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम किसी जातक के उन ग्रहों का विचार कर सकते हैं जो उनके जन्म लगन से, चंद्र लगन से, छत्र राशि से या अर्ध लगन से कुपित और क्रोधित होते हैं, और वो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।